नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेफ्टी ट्रेनिंग क्लासेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम वर्क प्लेस सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं और मैं आपका दोस्त सुखदेव सिंह आपके साथ सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करता रहता हूँ। तो उसी के अधीन आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। सो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि एक हादसा या एक एक्सीडेंट जब किसी इंडस्ट्री में होता है तो उस एक्सीडेंट की क्या क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, और क्या कॉस्ट, क्या कीमत चुकानी पड़ती है उस वर्कर को जिसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ है। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि एक्सीडेंट को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीडेंट के बारे में कि एक्सीडेंट क्या होता है। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था कि एक्सीडेंट एक अनफोरसीन, एक अनप्लैन्ड इवेंट और सरकमस्टांस है जो नुकसान पहुंचाता है किसी इंसान को, किसी ह्यूमन बीइंग को, एसेट्स को और हमारे पर्यावरण को, यानी हमारे इन्वायरमेंट को। तो ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसी कोई भी दुर्घटना, ऐसी कोई भी घटना जिसमें किसी इंसान को, किसी ह्यूमन बीइंग को, जहाँ किसी एसेट को यानी किसी सामान को, जहाँ फिर हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुँचा है, तो उस इवेंट को हम कहते हैं एक्सीडेंट। सो दोस्तों, इस टॉपिक में अब हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, कि एक जब एक्सीडेंट होता है तो उसकी कॉस्ट किस चीज़ को कहा जाता है, एक्सीडेंट कॉस्ट। सो द कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट इज रेफर टू द टोटल इकोनॉमिक, social and operational impact resulting from an unexpected event that cause injury, damage और loss। यानी कि एक्सीडेंट कॉस्ट क्या चीज़ है कि जब भी कोई हादसा हुआ, जब भी कोई दुर्घटना हुई, तो उस दुर्घटना के कारण कौन सा इकोनॉमिकल लॉस हुआ, एक मैनेजमेंट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक वर्कर को सोशली क्या लॉस हुआ, और ऑपरेशनल इम्पैक्ट क्या पड़े, जब पर्सनल क्या इंजरी हुई, क्या लॉस हुआ, उस पूरी चीज़ को जो कैलकुलेट किया जाता है उसको कहा जाता है एक्सीडेंट कॉस्ट। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि एक हादसा हुआ, एक दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना की क्या कीमत चुकानी पड़ी एक वर्कर को जिसके साथ वो हादसा हुआ, और दूसरा उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस कंपनी को जिसके अंदर वो हादसा या वो एक्सीडेंट हुआ। सो दोस्तों, जो एक्सीडेंट की कॉस्ट होती है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहली होती है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट दोस्तों उस कॉस्ट को कहते हैं जो हमें दिखाई देती है और विच इज़ इमीडिएटली एसोसिएट विद द एक्सीडेंट, और ये कॉस्ट मेजरेबल होती हैं और ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड में जब हमें दिखाई देती है। जैसे अगर मैनेजमेंट की बात करें तो उनको हॉस्पिटल के बिल वगैरह देने पड़े, जब वर्कर को जो हॉस्पिटल में खर्चा हुआ, जहाँ उसका कोई बॉडी पार्ट लॉस हो गया या किसी तरह का कोई नुकसान हो गया, तो वो कॉस्ट, वो जो नुकसान है वो दिखाई देता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देती, जिनके बारे में जो सामने से हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि उस एक्सीडेंट की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को क्या लॉस हो गया, वो एकदम से नहीं पता चलता, वो लॉन्ग टर्म में जाके वर्करों का मोरल डाउन हो गया, कंपनी के जो बिजनेस थे, कंपनी का बिजनेस इम्पैक्ट हो गया, कंपनी के आगे के प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट हो गया, या एक पर्सन का पर्सनल जिसके साथ हादसा हुआ, अगर वो डिसेबल हो गया तो आगे वो उसकी पर्सनल इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो गई, उसको किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ गया, वो दोबारा वैसी जॉब नहीं कर पाएगा, अपने उस हुनर का दोबारा फ़ायदा नहीं ले पाएगा। दीज आर द इनडायरेक्ट टाइपली कॉस्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बियर करनी पड़ती हैं और एक वर्कर को जिसके साथ वो हादसा हुआ है उसको भी बियर करनी पड़ती हैं। सो दो पार्टीज़ बेसिकली होती हैं जिनको ये कॉस्ट बियर करनी पड़ती है दोस्तों। एम्प्लॉय, वर्कर जिसके साथ वो हादसा हुआ, एम्प्लॉयर वो जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में वो हादसा हुआ। सो द डायरेक्ट कॉस्ट, एक एम्प्लॉय को या एक वर्कर को कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट बियर करनी पड़ती हैं जब भी एक्सीडेंट होता है, तो इसमें दोस्तों आ जाती है हमारी द डायरेक्ट कॉस्ट टू द इंजर्ड एम्प्लॉयज। देयर आर द इमीडिएट एंड मेजरेबल एक्सपेंसेस जो एक इंजर्ड इंसान को या एक जख्मी इंसान को सहने पड़ते हैं, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस,
अगर वो वर्कर अनइंश्योर्ड था, उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था, कंपनी ने कोई उसका मेडिक्लेम नहीं ले रखा था, तो उस केस में अगर वो हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल की कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, दवाइयों का खर्चा, रेगुलर फॉलोअप, वो सब का खर्चा एक वर्कर को बियर करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है लॉस ऑफ इनकम। अब जैसे ही वो वर्कर, अगर वो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, तो कई बार कंपनियां पूरी तरह से उसको ज़्यादा कंपनसेट नहीं देती, और जिन दिनों में वो हॉस्पिटल में रहा, जहाँ वो बीमार रहा, जहाँ उसके वो वर्किंग नहीं आ पाया, उस टाइम की पूरी इनकम का लॉस हो गया। और बहुत बार हो जाता है कि इंश्योरेंस और कंपनसेशन सेटलमेंट में काफ़ी टाइम लग जाता है। लीगल फीसिस, जो अगर वो वर्कर जो है वो कंपनी के खिलाफ कोई केस करता है, जहाँ लीगली कोर्ट में जाता है, तो उसके जो लीगल केसेस होते हैं, जहाँ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोई भी केस करता है, जहाँ लीगल एक्शन लेता है, तो उस दौरान उसको जो लीगल फीसिस हैं वो अपनी तरफ से भरनी पड़ती हैं। देन इसके अलावा जो डायरेक्ट कॉस्ट जो दिखाई देती, जैसे उसकी इंजरी हो गई, किसी तरह की डिसेबिलिटी हो गई, वो पार्शियली डिसेबल हो गया, जहाँ परमानेंट डिसेबल हो गया, पेन, दर्द, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, उस इंसान ने अपनी जान गंवा दी हो उस एक्सीडेंट में। ये वो कॉस्ट हैं जो एक वर्कर को वियर करनी पड़ती हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जैसे कि लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी। मान लीजिए एक वर्कर था जो कोई मशीन चला रहा है, या कुछ भी कोई मशीन चला रहा है, उसको ऑपरेट करता है, भगवान ना करे उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, उस हादसे में उसने अपने दोनों हाथ गंवा दिए, या उसने अपनी आंखें गंवा दी, तो वो वर्कर दोबारा से उस मशीन को चलाने के लिए सक्षम नहीं रहेगा, वो नहीं चला पाएगा। तो इट्स अ परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। परमानेंट डिसेबिलिटी में जैसे जा तो उसके दोनों हाथ चले गए, दोनों पाँव चले गए, दोनों आंखें चली गई, जहाँ उसकी सुनने की शक्ति चली गई, इट्स अ परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। इसके बाद आ जाता है कैरियर डिस्ट्रप्शन, डिले इन प्रमोशन और अ कैरियर प्रोग्रेस, नीड टू शिफ्ट टू अ लेस फिजिकल डिमांडिंग जॉब पॉसिबली एट अ लोअर पे। वही सेम चीज़, एक वर्कर जो पहले कोई हैवी ड्यूटी करता था, कोई बड़ी मशीन चलाता था जिसमें वो ज़्यादा पे लेता था, ज़्यादा उसकी सैलरी थी, वहीं पे जब उसको कोई ऐसी जॉब करनी पड़ी जिस जॉब में अब उसको जो सैलरी है वो पहले जितनी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उतना कॉम्पिटेंट, उतना सक्षम नहीं रहा, और दूसरा नई जॉब के लिए उसके पास पहले जितना एक्सपीरियंस नहीं रहा। इसके बाद आ जाता है लॉस्ट ऑफ फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, कि वो अगर वो परमानेंट डिसेबल हो गया तो दोबारा वो वैसी जॉब नहीं कर पाएगा, जब वो दोबारा नौकरी नहीं कर पाएगा, उसका करियर डिस्ट्रिक्ट वगैरह ख़राब हो जाता है पूरा। उसके बाद पेन एंड सफरिंग, ऑनगोइंग फिजिकल डिस्कम्फर्ट, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद आ जाता है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जैसे ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन ड्यू टू इंजरी, और लंबी रिकवरी में अगर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है, वो दोस्तों के, रिश्तेदारों के ताने, वो बातें जो लोगों से, सोसाइटी से सुननी पड़ती हैं, डिप्रेशन का कारण बनती है। अकेलापन, कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि सोशली इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि स्ट्रेन्ड फैमिली रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। जो वर्कर है, वो जो पर्सन है, वो सोशल पार्टीज़ में या सोशल एक्टिविटीज़ में जो है अपना पार्टिसिपेशन कम कर देता है, या कम करना पड़ जाता है उसको किसी कारण से। इसके बाद इंडिपेंडेंस है वो वर्कर की ख़त्म हो जाती है, उसको किसी न किसी दूसरे के ऊपर अपनी डेली टास्क के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सो इसी तरह एक एम्प्लॉयर या एक कंपनी को जो डायरेक्ट कॉस्ट पड़ती है, जो दिखाई देती है, उसमें आ जाते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस, जो भी एक वर्कर की पेमेंट करते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरी तरह से कवर नहीं किया तो कई बार कंपनी को वो पूरे का पूरा पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद वर्कर कंपनसेशन पेमेंट, एज़ पर द वर्कर कंपनसेशन एक्ट, अगर कोई वर्कर उस जगह पे उस कंपनी में काम कर रहा है, उसके दौरान उसके साथ इंजरी हो जाती है, उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी डिसेबिलिटी बेनिफिट्स उसको दिए जाएं, उसको कुछ वेजेस, कुछ अमाउंट में मनी दी जाती है। डैमेज टू प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट्स, कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी के इक्विपमेंट्स डैमेज हो जाते हैं, टूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी डैमेज हो जाता है। लीगल एंड रेगुलेटरी कॉस्ट,
फ़ाइन जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से फ़ाइन लग जाते हैं। उसके बाद लीगल फ़ीस, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, लॉ, फैक्ट्री एक्ट इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीज़ों की जो इन्वेस्टिगेशन में भी खर्चा जाता है। इंक्रीज़ द इंश्योरेंस प्रीमियम, तो अगर किसी कंपनी में बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां अक्सर वहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम की जो अमाउंट है उसको बढ़ा देती हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो नए वर्कर होंगे या नए साल से जो पॉलिसीज़ ली गई होंगी उनका जो प्रीमियम होगा पर मंथली जो किस्त होगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिससे कंपनी को एक और खर्चा कंपनी के अकाउंट के साथ जुड़ गया। मटेरियल लॉसेस, जो प्रोडक्ट था वो डैमेज हो गए, अगर वो गिर गया या कुछ प्रोडक्ट डैमेज हो गए, असाइनमेंट्स जो थी वो कैंसिल हो गई, तो ये भी लॉस कंपनी को बियर करना पड़ता है। ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट्स में जो कंपनी को कॉस्ट बियर करनी पड़ती हैं उसमें आ जाता है लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि उसकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई क्योंकि वो वर्क शेड्यूल ख़राब हो गया, वो पूरी की पूरी टीम अगर वो डीमोटिवेट हो गई, वो काम पे नहीं आ रही, जहाँ वो वर्कर जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ वो कोई ऐसी मशीन चला रहा था जिसका कोई अल्टरनेट नहीं था कंपनी में उतना ज़्यादा, तो उस वजह से वो पूरी की पूरी प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है। डैमेज ऑफ रेपुटेशन, अब दोस्तों इस केस में क्या होता है कि वर्कर की जो हमारी रेपुटेशन है मैनेजमेंट की, या कह लीजिए कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाती है, पब्लिकली ख़राब हो जाती है। उसके बाद कई बार मीडिया जैसे कुछ सोर्सेज वो भी उसकी रेपुटेशन को ख़राब कर देते हैं, जिसका क्या कारण होता है कि वहाँ पे उसमें से लोगों का भरोसा जो है उसके प्रोडक्ट से, उसकी क्वालिटी से वो भरोसा हटने लग जाता है। अब सिंपल सी एक बात समझ लें दोस्तों, मान लीजिए दो कंपनियां हैं, एक कंपनी का नाम ए है, एक कंपनी का नाम बी है। जो ए कंपनी है वो एक नए वर्कर को ज्वाइनिंग के टाइम पे जो सैलरी दे रही है, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपया दे रही है, और बी कंपनी जो है वो एक वर्कर को सैलरी दे रही है 70,000 रुपया, 70,000 रुपये पर मंथ एज अ ज्वाइनिंग। लेकिन ए कंपनी में अगर वो कम सैलरी दे रही है, वो वही पैसा जो है वो सेफ्टी के ऊपर प्रॉपर एक बढ़िया कल्चर डेवलप करने के लिए, अपनी कंपनी को एक्सीडेंट से बचाने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस, अलग अलग ऑडिट इंस्पेक्शन वो करवा रही है। उसने फायर एनओसी लिए रखा है और फायर डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट हायर कर रखा है प्रॉपर तरीके से। जो बी कंपनी है सैलरी तो ज़्यादा दे रही है लेकिन वहाँ पे कोई सेफ्टी डिपार्टमेंट नहीं, कोई फायर डिपार्टमेंट नहीं, कोई उन्होंने फायर डिपार्टमेंट से या कोई फैक्ट्री एक्ट से कुछ नहीं ले रखा, ऐसे ही काम चल रहा है और वहाँ पे कंटिन्यूसली एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन है, मार्केट में बहुत बुरी वैल्यू है उस कंपनी की। तो अब यहाँ पे आप खुद सोचिए कि हम किस कंपनी को प्रेफर करेंगे। मोस्ट ऑफ प्रॉबली हम लोग जो प्रेफर करेंगे ए कंपनी को, कि भले हमें कम सैलरी मिल जाए लेकिन जान तो बची रहेगी। ऐसा तो नहीं कि हमारी जान को कोई खतरा है वहाँ पे। तो अब एक छोटी सी बात है दोस्तों, अगर हम एक सैलरी के लिए 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी के लिए एक बड़ी कंपनी में नहीं जाना चाहते, या ऐसी कंपनी में नहीं जाना चाहते जिसका एक्सीडेंटल रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, या सेफ्टी के मामले में वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक बिजनेसमैन जो उसके साथ काम कर रहा है, एक क्लाइंट जो उससे प्रोडक्ट खरीदेगा या उससे सामान ले रहा है, वो करोड़ों का सौदा उसके साथ किस भरोसे पे कर सकता है। तो जो रेपुटेशन है कंपनी की वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है अगर वहाँ पे बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिससे क्या है बिजनेस लॉस होते हैं। फिर वो कंपनी अपने वर्कर्स को प्रॉपर सैलरी नहीं दे पाती और धीरे धीरे ऐसी कंपनियां ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट। ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट में क्या आता है दोस्तों, जैसे कि वो जो वर्कर जिसके साथ हादसा हुआ उसकी जगह पे अगर नए वर्कर आएंगे तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनकी रिप्लेसमेंट पे उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग्स, उनकी ज्वाइनिंग, उनकी सैलरीज, सारा कुछ, उनके वेजेस वगैरह, EPF वगैरह सब कुछ बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों टाइम लॉस्ट इन इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग। जो भी रिपोर्टिंग होती है, एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन होती है और रिपोर्ट है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। काफ़ी हमारी टीम जैसे मैनेजर, सुपरवाइज़र, दे स्पेंड अ लॉट्स ऑफ टाइम फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन एंड मीटिंग विद द सेफ्टी ऑफिसर्स। उसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों, डिक्रीज द एम्प्लॉय मॉरल एंड मोटिवेशन। जो वर्कर्स का, जो बाकी साथ वाले वर्कर हैं उस एरिया में काम कर रहे हैं, उनका जो मॉरल है
उनका जो मोटिवेशन है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो भी डरने लगते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग जॉब छोड़ देते हैं या छुट्टियां करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन बर्न, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है उसके ऊपर बर्न आ जाता है, काफ़ी पेपर वर्क, काफ़ी कंप्लाइंसेस कंप्लीट करने पड़ते हैं और काफ़ी ऑडिट्स बियर करने पड़ते हैं। लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, वही सेम चीज़, जो कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, या कह लीजिए वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी की जो रेपुटेशन है, उसका जो मार्केट वैल्यू है, वो एक्सीडेंट्स बार बार होने के कारण ख़राब हो गई। तो ये होती है दोस्तों कॉस्ट, जो एक एक्सीडेंट के दौरान एक कंपनी को और एक वर्कर को बियर करनी पड़ती है दोस्तों। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसी के अधीन, उसका नाम है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, कि उस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना। अब दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द कॉज एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट। यानी कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो एनालाइज करता है और डॉक्यूमेंटिंग बनाता है और ढूंढता है वो कारण जिनकी वजह से उस वर्क प्लेस के ऊपर कोई हादसा या कोई एक्सीडेंट हुआ। अब इस अप्रोच को दोस्तों हम कहते हैं प्रोएक्टिव, अब इस अप्रोच को दोस्तों हम कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच। यानी कि एक हादसा हो गया, उस हादसे के होने के बाद हमने उस हादसे को इन्वेस्टिगेट किया, एविडेंस ढूंढे, इंटरव्यू किया विटनेस का, डाटा एनालाइज किया और इमीडिएट रूट कॉज को फाइंड आउट किया कि वो हादसा क्यों हुआ। ये प्रोसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो ऐसा एक्सीडेंट या इस तरीके का कोई भी हादसा या इस तरीके की कोई भी घटना इन फ्यूचर दोबारा ना हो। हम फ्यूचर में सेम वैसी होने वाली घटना को रोकने के लिए ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का? टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट के क्या कॉजेज हैं, इमीडिएट कॉज क्या हैं एंड अंडरलाइन, यानी कि वही हमारा इमीडिएट कॉज क्या थे जिनकी वजह से हुआ और उनके पीछे रूट कॉज क्या थे जो उस एक्सीडेंट के होने का कारण बने। उसके बाद आ जाता है टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ सिमिलर एक्सीडेंट्स, कि वैसा ही एक्सीडेंट दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, इसीलिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट किया जाता है। टू इंश्योर द कंप्लायंस एंड द लीगल रेगुलेटरी, टू प्रोवाइड द बेसिक ऑफ करेक्टिव एंड सेफ्टी इम्प्रूवमेंट, कि कौन से हम करेक्टिव एक्शन उस समय लें, कौन से प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाएं ताकि जो वैसा हादसा दोबारा में ना हो। द रिकॉर्ड फैक्ट्स फॉर अ इंश्योरेंस कंपनी, फॉर अ लीगल एंड फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग, टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर एंड एसेट्स एंड द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की जो रेपुटेशन है, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे एसेट्स हैं, हमारी मशीनरी है, उन सबको बचाया जा सके वैसे हादसों से जो हादसा पहले कभी हुआ है। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्यों नेसेसरी है दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है, क्योंकि जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन अगर किया जाएगा टू प्रिवेंट द फ्यूचर एक्सीडेंट बाय आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द हैजार्ड। अगर हमें पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले जो एक्सीडेंट हुआ है उसका क्या कारण था, उस एक्सीडेंट के पीछे कौन से हैजार्ड थे, तो हम तरीके ढूंढ सकते हैं उसको एलिमिनेट करने के। लाइक हायरार्की ऑफ कंट्रोल, जैसे हमने पढ़ा था कि उसको एलिमिनेट किया जाए, उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, वहाँ कोई इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाया जाए, वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, कोई नई पॉलिसी, कोई नया ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए और या फिर लास्ट में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं। आइडेंटिफाई द रूट कॉज बिहाइंड द अनसेफ कंडीशन एंड बिहेवियर, जो भी हमारा अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन है या अनसेफ बिहेवियर है उसके पीछे के रूट कॉज को फाइंड आउट किया जाए कि असल में वो जो हादसा हुआ वो क्यों हुआ, क्या कारण थे उसके होने के पीछे के रूट कॉज क्या थे। ensure the legal compliances and workplace safety regulations, then improve the safety system through corrective action and policy update। अब इसका एक और बेनिफिट होता है कि अगर हमें अपनी पॉलिसीज़ में, अगर हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में कुछ नए अपडेट करने हैं या कोई और करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन हमने अप्लाई करने हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब हमें पता हो कि वहाँ पे या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो हादसा हुआ
वो किस वजह से हुआ, उस हादसे के क्या क्या कारण थे। तब जब हमें रूट कॉज पता होंगे तभी वहाँ पे हल निकाला जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर एक आदमी बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर के पास जाके दवाई लेने से पहले उस इंसान को, उस विक्टिम को या उस मरीज को डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि मुझे बीमारी है क्या। कि जब तक अपनी बीमारी या उस प्रॉब्लम के बारे में वो क्लियर नहीं है, तब तक डॉक्टर कोई भी दवाई नहीं दे सकता। उसके लिए डॉक्टर्स क्या करेंगे, पल्स चेक करते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा, आंखें चेक करते हैं, टांग जीभ चेक करते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो टेस्ट बताते हैं कि आप ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ। ये प्रोसेस किस लिए होती है कि उस बीमारी का रूट कॉज फाइंड किया जा सके। और जब उनको उस बीमारी का रूट कॉज या उसका मेन कारण पता चल जाता है तो डॉक्टर उसके रिगार्डिंग दवाई दे देते हैं। सेम इसी तरह से जब कोई हादसा होता है तो वो हादसा एक तरह की बीमारी है, और जब तक उस बीमारी के होने का कारण नहीं पता चल पाएगा तब तक हम उसके लिए प्रॉपर करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकते। वो तब ही पॉसिबल है, उसके फ्यूचर में होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, उसको तभी ख़त्म किया जा सकता है अगर हमें पता है कि वो एक्सीडेंट किस कारण से हुआ था, क्या रूट कॉज था, ऐसा क्या हुआ था, क्या वो किसी कंडीशन की वजह से हुआ, बिहेवियर था, अनसेफ एक्ट था, या कोई कुदरती आपदा थी। तो किसी भी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है, उसका रूट कॉज फाइंड किया जाता है। अब ये चीज़ करने से क्या होता है दोस्तों, बूस्ट द एम्प्लॉय मॉरल बाय शोइंग द कमिटमेंट टू द वर्कर सेफ्टी। अब ये एक कंपनी में मान लीजिए वहाँ पे एक बार कभी कोई हादसा हो गया। अब हादसा किस वजह से हुआ, वहाँ पे कोई एरिया था, वहाँ पे बैरिकेड नहीं था, वहाँ पे वर्कर एंटर हो गया, एंटर होने के कारण वो किसी मशीन के टच में आ गया और उसके साथ हादसा हो गया। जब रूट कॉज फाइंड किया, पता चला, रूट कॉज देखा गया तो पता चला कि वहाँ पे उस मशीन में बैरिकेशन नहीं थी या वो एरिया बैरिकेड नहीं था। तो मैनेजमेंट ने इमीडिएटली क्या किया कि उस एरिया को बैरिकेड करवा के वहाँ प्रॉपर बैनर लगवा दिए, वहाँ अनऑथोराइज एंट्री को बंद करवा दिया। अब इससे क्या होगा, जब बाकी के वर्करों ने देखा कि हाँ, कि कंपनी ने उस हादसे से कुछ सीखा है, कुछ सीख ली है, और उस हादसे के इन फ्यूचर में होने की जो संभावना थी, उस संभावना को ख़त्म करने के लिए एफर्ट किए हैं, तो उस केस में हमारे वर्कर्स का, हमारे एम्प्लॉयज़ का जो मॉरल है, जो उनका भरोसा है कंपनी के ऊपर, वो फिर से बन जाता है, जब बूस्ट हो जाता है। और इसके अलावा जैसे ही एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो फाइनेंशियल लॉसेस इन फ्यूचर, लीगल क्लेम्स, फाइन्स वगैरह को हम कम कर सकते हैं, और ताजो वैसे एक्सीडेंट इन फ्यूचर में ना हो। मेंटेन अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंश्योरेंस, लीगल एंड इंटरनल यूज़। वही है कि अगर वो एक्सीडेंट के प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे तभी एक वर्कर को और एक कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। लीगल, अगर वहाँ पे ऑडिट होता है, लीगल इंस्पेक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे भी ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। और इंटरनल यूज़ के लिए, इंटरनल यूज़ में कि जैसे कि अब जैसे कोई भी एक्सीडेंट रिपोर्ट बनती है तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो जो रिपोर्ट बनी है एक्सीडेंट की, उसके जो रूट कॉज फाइंड किए गए, उसमें जो हमारे एलिमिनेशन के मेथड अप्लाई किए गए या उस एक्सीडेंट को मिटिगेशन के मेथड्स हमने जो अप्लाई किए गए, वो मेथड्स के बारे में और उन रूट कॉज के बारे में पूरी की पूरी मैनेजमेंट को, पूरे के पूरे ग्रुप को, हर एक डिपार्टमेंट को उसके बारे में बताया जाए, ताकि बाकी के लोग भी वैसी गलती दोबारा से ना करें। अब दोस्तों, जो हमारा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, इसके कुछ स्टेप होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला स्टेप होता है, इसका काम होता है रिपोर्ट द एक्सीडेंट इमीडिएटली। ये एज अ वर्कर लेवल पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारे सामने कोई भी इंसिडेंट हुआ है, चाहे वो छोटा से छोटा है, चाहे वो बड़े से बड़ा है, उसकी रिपोर्ट की जाए। अब एक एक्सीडेंट जो होता है उसकी रिपोर्ट किन किन को की जाती है, तो उसमें आ जाता है सीनियर मैनेजमेंट, इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़, इंजर्ड पर्सन की जो फैमिली है उसको, ऑनर ऑफ एसेट, अगर वहाँ पे कोई मशीन या किसी मशीन के साथ काम कर रहा तो उस मशीन का जो भी ऑनर था उसको इन्फॉर्म किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज़ को बताया जाता है, सेफ्टी एम्प्लॉयज़ और रिप्रेजेंटेटिव्स को बताया जाता है,
हेल्थ डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इनको ये रिपोर्ट भेजनी ज़रूरी होती है। इन सब लोगों को जब ये रिपोर्ट जाएगी तो इन सब की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ में हमारे आ जाते हैं, जैसे लीगल हमारा फैक्ट्री ऑफिसर हो गया और पुलिस हो गया, ये सब हमारी इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं, इनको भी ये रिपोर्ट भेजना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें दूसरा स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है सिक्योर एंड आइसोलेट द सीन। जो भी सीन है जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ है उस एरिया को सिक्योर कर देना, आइसोलेट कर देना और बैरिकेड कर देना। सिक्योर एंड आइसोलेट द सीन मीन्स टेकिंग अ इमीडिएट एक्शन टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट द एरिया वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड, यानी कि जिस एरिया में जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है उस एरिया को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, ताजो वहाँ पे दोबारा किसी को इंजरी ना हो जाए और जो एविडेंस हैं उस एक्सीडेंट के वो भी सेफ रहें और हमारा पर्यावरण भी सेफ रहे और हम एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकें। तो इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले स्टॉप द वर्क इमीडिएटली इन इफेक्टेड एरिया। जिस भी इफेक्ट एरिया में एक्सीडेंट हुआ है वहाँ होने वाली सारी एक्टिविटी को एकदम से इमीडिएटली हम रोक देंगे। ब्लॉक द एक्सेस, लोगों का आना जाना उस एरिया में बंद हो जाएगा। यूजिंग बैरिकेड, उस एरिया में बैरिकेड कर देंगे हम उस पूरे एरिया को, इस तरीके से बैरिकेड कर देंगे, वहाँ वार्निंग टेप्स लगा देंगे और सेफ्टी साइनेज खड़े कर देंगे। टर्न ऑफ द मशीन और इक्विपमेंट इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। अगर किसी मशीन के साथ, किसी इक्विपमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रेन है, कोई लेथ मशीन है या किसी और की तरह की मशीन के साथ कोई हुआ है या कोई मशीनरी, कोई गाड़ी उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, उसको भी वहीं पे टर्न ऑफ कर दिया जाएगा। कंट्रोल हैज़ार्ड्स, अगर वहाँ पे कोई हो गया है उसको कंट्रोल करने के तरीके, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कोई केमिकल लीकेज हो गई है उसको रोकने के लिए, कोई इलेक्ट्रिकल वायर लाइव है, कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई अनस्टेबल स्ट्रक्चर है वहाँ पे, तो उससे बचाने के तरीके ढूंढे जाएंगे या उनसे हमारे वर्करों को और टीम को दूर कर दिया जाएगा। देन इंश्योर द ऑथोराइज्ड पर्सन, ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन एंटर द एरिया। ये भी इंश्योर किया जाए कि जो भी एक्सीडेंटल एरिया है वहाँ सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन जैसे सेफ्टी टीम, HR टीम या फर्स्ट एड टीम ही जाए। उसके अलावा इसको सिक्योर करने के लिए टेक इनिशियल फोटोग्राफ्स और वीडियो इफ सेफ टू डॉक्यूमेंट द सीन। उस सीन को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए वहाँ पे फोटोग्राफ्स या वीडियोस बना लिए जाएं अगर वो सेफ़ हैं। लेकिन वहाँ पे वो जो काम है वो फ़ोटोग्राफ लेने का या वीडियो करने का, वो सिर्फ हमारे सेफ्टी डिपार्टमेंट या कोई जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है उनका ही है। एज अ वर्कर अगर हम वहाँ पे खड़े हैं तो हमें उस समय मोबाइल के साथ उस इवेंट की या वहाँ की फ़ोटोज़ नहीं खींचनी है, क्योंकि वो फ़ोटो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। देन प्रोवाइड द मेडिकल एड टू द इंजर्ड पर्सन। अगर उस हादसे में कोई इंजर्ड है, कोई वर्कर, कोई हमारा साथी इंजर्ड हो गया है, तो उसको हम बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देंगे। इमीडिएट रिस्पॉन्ड एंड द ट्रीटमेंट गिवन टू द एम्प्लॉय हु इज़ हर्ट ड्यूरिंग द वर्क प्लेस एक्सीडेंट। तो इसमें जो उसकी जान को बचाया जा सके। देखिए दोस्तों, फर्स्ट एड की अगर बात की जाए तो फर्स्ट एड में हमारा सबसे पहला एम यही होता है टू प्रिजर्व लाइफ, कि किसी तरह से उस इंसान की ज़िंदगी को बचाना है। जैसे कि द फर्स्ट एड करेंगे हम यूजिंग टेक्निक्स लाइक अ ब्लीडिंग। अगर उसके हो रही है तो हम ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे, किसी कपड़े से, किसी पट्टी से बांध के कोई बैंडेजिंग करेंगे। अगर CPR की ज़रूरत है तो CPR करेंगे। अगर उसकी सांस रुक गई है, धड़कन रुक गई है, जब पल्स चलनी बंद हो गई है, तो उस केस में CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन प्रोसेस की जाती है, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दी जाती है। इसके बाद अगर उसके फ्रैक्चर हो गया है तो हम स्प्लिंट्स की मदद से कोशिश करेंगे कि उसके फ्रैक्चर को इमोबलाइज किया जाए या उस पार्ट को इमोबलाइज, उस पार्ट का हिलना जुलना बंद कर दिया जाए। वहाँ पे उसका एक जैसे प्लस्तर लगाते हैं, जो दोस्तों स्प्लिंट्स यूज़ होते हैं। स्प्लिंट इस तरह की
लकड़ी की, कार्डबोर्ड की पट्टियाँ रहती हैं, छोटे छोटे पीसीस रहते हैं जिनको हम उस बॉडी पार्ट पे बांध देंगे और कपड़े से उस पार्ट को बांध दिया जाएगा। उसके बाद इमरजेंसी में जैसे हमारे पास एम्बुलेंस का नंबर है या हमारा नेशनल इमरजेंसी नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके हम इमीडिएटली वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज या एम्बुलेंस को बुलाएंगे ताकि उस विक्टिम को, उस मरीज को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेजा जा सके और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। उसके बाद हमारा चौथा पार्ट रहता है दोस्तों, चौथा स्टेप रहता है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस। अब हमें उस हादसे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एविडेंस ढूंढने हैं, जैसे कि विटनेस स्टेटमेंट सबसे पहला आ जाता है। विटनेस स्टेटमेंट, इंटरव्यू लेने हैं वर्करों के, सुपरवाइज़र के, और वो जो लोग उस एक्सीडेंट में वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे अवेलेबल थे, उनके साथ बातचीत की जाती है, फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, वीडियोस शूट किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि उस एक्सीडेंट में क्या हुआ था, एक्सीडेंट सीन का इक्विपमेंट्स कौन पे इन्वॉल्व थे और आसपास में क्या हो रहा था। फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस में क्या आ जाता है दोस्तों, जैसे टूल, कौन सा टूल इन्वॉल्व था उस एक्सीडेंट में, मशीनरी कौन सी थी, कौन से पीपीज पहने हुए थे, क्या मटेरियल डैमेज हुआ, कैसे मटेरियल का डैमेज हुआ। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स। तो इसमें क्या आ जाते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड में, जैसे कि ट्रेनिंग रिकॉर्ड, उसके बाद टीबीटी रिकॉर्ड की वो वर्कर जिसके साथ हादसा हुआ क्या वो टीबीटी में था, सेफ्टी और रिकॉर्ड, वर्क परमिट का रिकॉर्ड की जो वर्कर है वहाँ पे जो काम चल रहा था वो परमिट के अंदर चल रहा था, कहीं बिना परमिट के तो नहीं चल रहा था। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस लॉग्स कि वो जिन टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था क्या वो इंस्पेक्टेड थे, प्रॉपर तरीके से उनको चेक किया गया था, अगर टूल के साथ एक्सीडेंट हुआ है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन, लाइक वहाँ पे लाइटनिंग प्रॉपर थी, टेम्परेचर क्या था, नॉइस कैसी थी, वेंटिलेशन, फ्लोर कंडीशन क्या थी, और एनी अदर फैक्टर्स एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, वो सब चीज़ें क्या थी कि वो तो नहीं कहीं रूट कॉज बने, एक्सीडेंट हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, एक वर्कर जो किसी मशीन के टच में आ गया, हो सकता है वहाँ पे दूसरी मशीनों की बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, जिस नॉइज़ की वजह से उसको उस मशीन की आवाज़ सुनाई नहीं दी या सॉरन सुनाई नहीं दिया, जिसके कारण एक हादसा या एक्सीडेंट वहाँ पे हो गया। इसी तरह से वेंटिलेशन अगर वहाँ पे सही नहीं थी, प्रॉपर लाइटनिंग वहाँ पे नहीं थी, सफोकेशन थी, हवा का आदान प्रदान नहीं था, तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है वर्क के प्लेस, लेआउट एंड स्केच। अब इसमें क्या जाता है क्रिएट अ डायग्राम शोइंग द पोजीशन ऑफ वर्कर, कि वर्कर कहाँ खड़े थे, क्या इक्विपमेंट यूज हो रहे थे, क्या क्या हैजार्डियस साइंस थे, एंड अ मूवमेंट पाथ, वहाँ पे क्या क्या मूवमेंट पाथ थे, कैसे कैसे वो पूरा इवेंट हुआ। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है एविडेंस के फॉर्म में। अब दोस्तों इसके बाद आ जाता है हमारा इंटरव्यू पार्ट, कि अगर एक हादसा हुआ तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें हमारा यही 5W&H मेथड यूज़ होता है दोस्तों, 5Y मेथड, जिसमें आ जाता है फॉर व्हाट हैपेंड, कि वहाँ पे क्या हुआ, वाई डिड इट हैपन, क्या कारण थे उस हादसे के होने के, वेयर डिड इट हैपन, कौन सी लोकेशन पे हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, क्या टाइम था, क्या डेट थी उस दिन जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ, हु वाज इन्वॉल्व, कौन कौन उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, देन हाउ डिड इट हैपन, कि वो हादसा किस तरीके से हुआ। तो ये पूरी की पूरी जानकारी जो है वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा काम आ जाता है रूट कॉज फाइंड आउट करना। तो रूट कॉज में हमारे यही मेथड होते हैं, जैसे ये हमारा 5Y मेथड हो गया, रूट कॉज हमें पता चल जाते हैं इससे। इसके बाद आ जाता है हमारा फिश बोन मेथड। ये मेथड है जो हमें बताता है कि कौन सी चीज़ है जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें देखिए दोस्तों सबसे पहले है मशीन। तो ये सर्च किया जाता है कि वहाँ पे उस एक्सीडेंट के होने के पीछे मशीन की तो कोई फॉल्ट नहीं था, जैसे कि मशीन पुअर परफॉर्मेंस, मशीन ख़राब थी, बहुत पुरानी थी, या इनसफिशेंट नंबर ऑफ टूल्स। उसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों मेथड, कि क्या काम करने का तरीका तो एक्सीडेंट का कारण नहीं बना, जैसे कि रॉन्ग सीक्वेंस, शॉर्टकट करना, लैक ऑफ टेस्टिंग एपरेटस, या को काम करने का तरीका ठीक नहीं था, बिहेवियर ठीक नहीं था वहाँ पे।
उसके बाद आ जाता है दोस्तों मटेरियल, कि जिस मटेरियल के साथ काम हो रहा था कहीं उसमें तो कोई डिफेक्ट नहीं था, कोई इनकरेक्ट मटेरियल तो नहीं था, जब मटेरियल प्रॉपर नहीं था, डैमेज था वो मटेरियल, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है दोस्तों मैनेजमेंट, कहीं कहीं एक्सीडेंट में मैनेजमेंट का क्या कसूर था, ये चेक किया जाता है कि द कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर था, क्या वहाँ पे सुपरविज़न की कमी तो नहीं थी, क्या वहाँ पे मैनेजमेंट के कमिटमेंट परमिट वगैरह मिला था या नहीं मिला था, कोई सुपरवाइज़र था उस जॉब को देख रहा था, क्या मैनेजमेंट को उस एक्सीडेंट के बारे में या उस एक्टिविटी के बारे में, एक्चुअल में उस एक्टिविटी के बारे में नॉलेज थी कि वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी चल रही है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों मैन पावर। मैन पावर में आ जाता है वर्कर, जिसे हम अनसेफ एक्ट कहते हैं, जिसमें क्या आ जाता है वर्किंग कंडीशन कोई ठीक नहीं थी, पर्सनल प्रॉब्लम थी उस वर्कर को, वो वर्कर अनस्किल्ड था, इनकम्पिटेंट था, वो कम्पिटेंट नहीं था, उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं, उसका काम करने का तरीका गलत था, तो वो सब आ जाती है मैन पावर फैक्ट्स में। उसके बाद आ जाता है दोस्तों मदर नेचर। मदर नेचर में क्या आ जाता है, जैसे कुदरती आपदाएं, कि कहीं उस एक्सीडेंट के पीछे कोई कुदरती आपदा तो नहीं थी, जैसे रेन, मडी साइड, उसके बाद लैक ऑफ वेंटिलेटर्स, उसके बाद हाई टेम्परेचर, जब बहुत लो टेम्परेचर, उसके बाद फ्लड, भूकंप, तो ये इन सब चीज़ों के कारण तो एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें मिलके एक एक्सीडेंट का या एक इंसिडेंट के रूट कॉज को फाइंड करने में हमारी मदद करती हैं, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या क्या उसके पीछे के कारण थे। उसके बाद आ जाता है दोस्तों रेकमेंड करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, जिन्हें कहा जाता है कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो क्या हमने करेक्टिव एक्शन लिए, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिए? तो करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इन इंडस्ट्रीज such as manufacturing, healthcare, pharmaceutical, to identify and address the root cause of problem, defects or non-conformation and to prevent their occurrence or reoccurrence। So दोस्तों ये क्या कॉन्सेप्ट होता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन? बेसिकली ये वो एक्शन होते हैं जो एक एक्सीडेंट होने के बाद लिए गए। करेक्टिव एक्शन क्या होते हैं? सडन लिए गए एक्शन। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक तेल गिरा हुआ था, ऑयल गिर गया था, उस ऑयल से एक वर्कर स्लिप करके गिर गया। सो व्हाट इज द करेक्टिव एक्शन? करेक्टिव एक्शन सडनली लिया गया कि वहाँ से उस तेल को साफ किया गया, उस वर्कर को फर्स्ट एड दी गई, बेसिक फर्स्ट एड दी गई, अगर उसको हॉस्पिटल भेजना था तो हॉस्पिटल भेज दिया गया, और वहाँ पे उस ऑयल को साफ़ किया गया, क्लीन किया गया, और उसके नीचे वो दोबारा गिर रहा है जो, उसके नीचे को ट्रे लगा दी गई जिससे कि वो ज़मीन पे ना गिरे, ट्रे में गिर जाए। ऑन द स्पॉट विद इन कुछ मिनट में हमने करेक्टिव एक्शन लिया और उस प्रॉब्लम को वहीं पे रोक दिया। लेकिन अभी तक उस प्रॉब्लम का एक टेम्परेरी हल हुआ है, वो प्रॉब्लम की जो जड़ है जहाँ उसके फ्यूचर अक्रेंस को नहीं रोका गया। हो सकता है जब वो ट्रे भर जाएगी दोबारा फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा ऑयल, जहाँ अगर किसी का पाँव उस ट्रे में लग गया तो फिर से ऑयल नीचे गिर जाएगा। तो उसके लिए आता है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन वो एक्शन होते हैं दोस्तों जो लिए जाते हैं ताजो वैसा एक्सीडेंट दोबारा वहाँ पे हो ही ना, उसके लिए क्या किया जाए, उसका रूट कॉज ढूंढा जाए कि वो जो तेल गिरा था वहाँ पे, जो ऑयल लीकेज हुई थी वो किन कारणों से हुई थी। क्या कोई पाइप डैमेज थी तो उस पाइप को रिपेयर किया जाए, कहीं उस मशीन में किसी तरह की कोई लीकेज थी या कोई और कारण था तो उस कारण को, उस रूट कॉज को ख़त्म किया जाए कि जो वहाँ पे तेल गिरे ही ना, उस तेल के गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में, उस प्रोबेबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाए, जिसको कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन, जो वही सेम इंसिडेंट इन फ्यूचर दोबारा ना हो। उसके बाद हमारी जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट होती है दोस्तों, जो हम रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपनी टॉप मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को, सबको रिपोर्ट एक सबमिट होती है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है। अगर आपको वैसे फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको वो फॉर्मेट भी प्रोवाइड करवा देंगे। बेसिकली उस फॉर्मेट में क्या रहता है, सबसे पहले नंबर 1 पे रहती है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाती है, डेट, टाइम, द लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट,
नेम द पर्सन इन्वॉल्व, उसकी आईडी नंबर, कोई भी उसकी क्या पोजीशन थी, वो सब चीज़ों की डिटेल लिखी जाती है। दूसरा रहता है हमारा पार्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट, कि वो क्या हुआ, जैसे हमने वही पढ़ा था 5 वाई मेथड, कि व्हाट हैपेंड, व्हाई दिस हैपेंड, वेयर दिस हैपेंड, हाउ दिस हैपेंड, द सीक्वेंस एंड द टाइप ऑफ एक्सीडेंट, वो सारी की सारी डिटेल लिखी जाती है दोस्तों। उसके बाद लिखा जाता है इंजरी एंड डैमेज कंट्रोल, एक नेचर ऑफ इंजरी क्या थी, कोई बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है इंसान का, या उसकी डेथ हो गई है, जहाँ कोई टूल डैमेज हुआ है उस एक्सीडेंट में, इक्विपमेंट डैमेज हुआ है, मशीनरी, जहाँ कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, टाइप ऑफ इंजरी और टाइप ऑफ एक्सीडेंट। उसके बाद आ जाता है दोस्तों विटनेस स्टेटमेंट हमें लेनी है, जो हम इंटरव्यूज़ लेंगे विटनेस का, जो वहाँ पे आसपास थे, तो जिस विटनेस का इंटरव्यू लिया उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, तो वो सब चीज़ें हम इस रिपोर्ट में लिखते हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट के साथ में एक और चीज़ लगती है, वो रहता है हमारा फोटोग्राफ एंड एविडेंस एंड डायग्राम्स। तो फोटो ऑफ द सीन, इक्विपमेंट कौन कौन से इन्वॉल्व थे, लेआउट, साइट स्केच वगैरह, वो सब चीज़ों को भी साथ में कलेक्ट किया जाता है। देन रूट कॉज एनालाइज किया जाता है, वही दोस्तों जो हमने पढ़ा था, रूट कॉज में डायरेक्ट क्या कॉज इन्वॉल्व थे, इनडायरेक्ट क्या थे, रूट कॉज क्या थे, रूट कॉज एनालिसिस लाइक अ 5-वे मेथड और फिश बोन डायग्राम, जो हमने अभी इस पीपीटी में पढ़ा। तो इन सब तरीकों से हम उसका रूट कॉज एनालाइज करते हैं। देन करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कि कौन से करेक्टिव एक्शन हमने लिए थे और कौन से प्रिवेंटिव एक्शन वहाँ पे लिए गए ताकि जो वैसा एक्सीडेंट दोबारा से ना हो। उसके बाद आ जाता है लीगल रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, तो ये जो रिपोर्ट होती है, अगर हमने लीगल्स में या गवर्नमेंट की किसी संस्था को इसकी रिपोर्ट सेंड की है, जैसे फैक्ट्री ऑफिसर है या किसी और ऑफिस में, किसी डिपार्टमेंट में इसकी जो भी रिपोर्ट गई है वो भी इसके साथ में लगती है। जैसे FIR होती है कोई, तो वो सब चीज़ें भी लगती हैं। इन्वेस्टिगेटर डिटेल रहता है लास्ट में, कि जिस बंदे ने इन्वेस्टिगेशन की है उसका नाम, उसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या काम करता था, उसके सिग्नेचर होते हैं, और रिव्यूइंग अथॉरिटी के, जिसने उसको रिव्यू किया। उसके बाद कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, द समरी में कंक्लूज़न निकाला जाता है कि क्या कारण थे, वो एक्सीडेंट किन कारणों से हुआ, उसके पीछे कौन सी चीज़ इन्वॉल्व थी, और फ्यूचर में हम उस वैसा एक्सीडेंट हमारी इंडस्ट्री में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, उसके लिए हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारी कंपनी में वैसा एक्सीडेंट इन फ्यूचर ना हो। सो दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने इन दो चीज़ों के बारे में चर्चा की। आई होप आप लोगों को सेशन बढ़िया लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की व्यू, आप लोगों के लाइक्स के लिए, और आपने सब्सक्राइब किया उनके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।